हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का टर्म 2 का मॉडल पेपर सॉल्यूशन को देखेंगे। द्वितीय शाब्दिक परीक्षा पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं द्वितीय शाब्दिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र सेट वन साइंस का देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं वर्ग 8 है, वर्ग 8 विषय विज्ञान, पूर्णांक 40, समय 1.5 घंटे। आप लोग का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी नहीं किया गया है, लेकिन ठीक जिस प्रकार से आप लोग का टर्म 2 में एग्जाम पूछा जाएगा ठीक उसी प्रकार से मैंने इसको बनाया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सामान्य निर्देश भी है। आप लोग का एग्जाम में ठीक इसी प्रकार से पूछा जाएगा जिस प्रकार से यहाँ पर है। कुल प्रश्न 19 रहेंगे, 1 से 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे जो कि 2 अंक वाले रहेंगे और इनमें से किन्हीं 5 का आप लोग को उत्तर देना है लगभग एक वाक्य में। इसी प्रकार 8 से 14 तक 7 प्रश्न रहेंगे जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है और इनमें से किन्हीं 5 का उत्तर देना है जो कि 3 अंक वाले हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 15 से 19 तक वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, ये 5 अंक वाले हैं और इनमें से किसी 3 का उत्तर देना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को आगे भी सोल्यूशन मिलता रहे। आगे भी आप लोग को 8 क्लास का सोल्यूशन मिलता रहेगा, साथ ही 9th 11th और 10th 12th सभी को सोल्यूशन मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जितने भी 8 में स्टूडेंट सभी को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को सोल्यूशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है कि कौन सा आहार किशोरावस्था के लिए सर्वोत्तम है। कौन सा आहार किशोरावस्था के लिए सर्वोत्तम है, मतलब कैसा भोजन किशोरावस्था में हमें खाने चाहिए। तो रोटी दाल सब्जी ये सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा है किशोरावस्था के लिए। इसी प्रकार आगे चलते हैं तो आप लोग का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं कि स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है। ये रिसाइकिल की तरह होता है, एक इसका अवधि होता है। तो कितना होता है, तो 28 से 30 दिन, 28 से 30 दिन में ये होता रहता है, ये रिसाइकिल की तरह होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है आप लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं कि वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है। हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, तो ऐसा क्या चीज़ है कि जिसके माध्यम से हम लोग देख सकते हैं, तो प्रकाश है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग वस्तु को नहीं देख सकते हैं। आप लोग अंधेरे में देख रहे होंगे कि नाइट में हम लोग कहीं भी जाते हैं, अंधेरा होता है तो किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, और जैसे ही लाइट जलाते हैं तो उस पर प्रकाश जाता है तो उस वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। तो ये कौन सा क्या हो गया, तो ये प्रकाश हो गया। आप लोग का सही आंसर तीसरा नंबर वाला। इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे है आप लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य नेत्र के लिए अस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या है। यानी जो सामान्य नेत्र है, मतलब नेत्र में किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कि आंख खराब नहीं होना चाहिए। अब न्यूनतम दूरी क्या होती है, कम से कम कितना दूरी हो कि साफ वस्तु दिखाई दे। तो कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर से अगर नज़दीक रखते हैं वस्तु को तो धुंधला दिखाई देगा, यानी कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी तो रहना ही चाहिए। और आप लोग का ये जो 1 से 7 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। आप लोग को सिर्फ इसे एक वाक्य में उत्तर देना है, इसीलिए मैंने इसे छोटा छोटा बनाया है। इसके बाद आगे 5वां नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं घर्षण किस पर निर्भर करता है। मतलब हम लोग चल पाते हैं आसानी से, धरती पे आसानी से चल पाते हैं तो रुक जाते हैं, तो ये किस पर निर्भर करता है, तो पृष्ठों की प्रकृति पर। अब पृष्ठ मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि पृष्ठ एकदम चिकना है तो वहाँ पर घर्षण कम होगा, हम चल जाएंगे वहाँ पर। तो ये किस पर निर्भर करता है, तो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसी प्रकार आगे है आप लोग का 6ठा नंबर वाला क्वेश्चन ध्वनि किस में संचालित हो सकती है। मतलब ध्वनि कहाँ कहाँ सुनाई दे सकती है, तो ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों में सुनाई दे सकती है आसानी से। इसके बाद आगे है आप लोग का 7 नंबर वाला क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है। आप लोग जानते ही हैं कि गंगा नदी भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी है और इसे पवित्र भी माना जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं तो आप लोग का आ गया 8वां नंबर क्वेश्चन, यानी सेक्शन बी का क्वेश्चन, ग्रुप बी, जो कि आप लोग का 3 अंक वाले हैं और लगभग 50 शब्दों में आप लोग को इसका उत्तर देना रहता है। तो यहाँ पर 8वां जो क्वेश्चन है देख सकते हैं कि एक पुरुष हार्मोन का नाम बताए एवं कार्य बताए। मतलब एक पुरुष हार्मोन का नाम लिखना है और उस हार्मोन का कार्य क्या है इसे भी बताना है। तो यहाँ पर उत्तर लिखते हैं तो टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष हार्मोन है, आप लोग जानते होंगे। अब इसका कार्य क्या हो जाएगा, तो टेस्टोस्टेरोन शरीर की मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है। शरीर की मांसपेशियाँ जो है उसका निर्माण में मदद करता है, साथ ही हमारी ये किशोरा अवस्था पर भी नियंत्रण रखता है। आप लोग एक ये भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद आगे है 9वां नंबर वाला क्वेश्चन कि एडम्स एप्पल क्या है। एडम्स एप्पल क्या है,
तो यौना आरंभ में स्वर यंत्र यानी आप लोग गले में एक तरह का उभार आता है, आप लोग देखे होंगे, अथवा लैरिंक्स में वृद्धि की शुरुआत हो जाती है। लड़कों का स्वर यंत्र लड़कियों की अपेक्षा बड़ा हो जाता है और गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देने लगता है। अभी मैंने बताया कि गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देता है, इसे एडम्स एप्पल कहते हैं। इसी को हम लोग एडम्स एप्पल कहते हैं या फिर कंठमणि कहते हैं, यानी कंठमणि कहा जाता है। आप लोग ज़्यादातर इसे कंठमणि के नाम से ही जानते होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर कंठमणि भी लिख दिया है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे है आप लोग का 10 नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण है 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। 60 डिग्री कोण पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि समतल दर्पण होता किस प्रकार का है। तो समतल दर्पण इस प्रकार का होता है, एक तरफ से आप लोग का पेंट किया हुआ होगा, या इसे देख सकते हैं, और एक तरफ आपका ऐसे ही रहता है। ये किसी तरफ से पेंट किया हो सकता है, इस तरफ से भी कर सकते हैं हम लोग, पॉलिश इस तरफ से भी कर सकते हैं। इस प्रकार का होता है समतल दर्पण। तो आप बोल रहा है कि समतल दर्पण पर 60 डिग्री के मतलब 60 डिग्री का कोण आ रहा है, मतलब आ रहा है तो 60 डिग्री का। अब परावर्तित यहाँ से जाएगा कितने डिग्री का? तो आप लोग जानता है कि आपतन कोण I परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। यानी आपतन कोण 60 डिग्री, परावर्तन कोण 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये हो गया आप लोग का 10वां नंबर का आंसर। इसके बाद आगे देख सकते हैं कि आगे है 11 नंबर वाला क्वेश्चन कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मतलब जो मानव का नेत्र है, मानव का आँख है, तो उसमें किस प्रकार का लेंस होता है? तो उसमें उत्तल लेंस होता है, यानी मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे है हम लोग का 12 नंबर वाला क्वेश्चन कि घर्षण कम करने के 2 उपाय बताएं। घर्षण कम करने के 2 उपाय बताएं, यानी फिसल जाना चाहिए ऐसा हम लोग को बना देना है सतह को। तो घर्षण कम करने के 2 उपाय निम्नलिखित है। पहला, किसी भी वस्तु की सतह को चिकना कर देने से कि घर्षण की क्षमता कम हो जाती है। मतलब हम लोग वस्तु की सतह को चिकना कर देंगे, उसके पृष्ठ को चिकना कर देंगे, तो घर्षण अपने आप ही कम हो जाएगा, वहाँ पर फिसलन की टाइप की स्थिति आ जाएगी। इसके बाद आगे है दूसरा का कि 2 सतहों के बीच किसी भी तैलीय या चिकनी तत्व को लगा देने से उन सतहों के बीच घर्षण कम हो जाता है। और मान लीजिए कि 2 सतह है या फिर 2 वस्तु ही है, तो उनके बीच हम लोग तैलीय या फिर चिकनी तत्व लगा दे तो भी घर्षण कम हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पर देख सकते हैं 13 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, श्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? तो वैसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हो उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। यानी ऐसी ध्वनि जिसे सामान्य मनुष्य सुन सकता है उसे हम लोग श्रव्य ध्वनि कहते हैं, और सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के अंदर के श्रव्यता परास को सुन सकता है, इसीलिए हम लोग इसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़े तो आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि 14 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, CNG का पूरा नाम लिखे। CNG का पूरा नाम क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस हिंदी में होता है, यानी हो गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आप लोग का 14 का आंसर। आगे आप लोग का 15 नंबर वाला क्वेश्चन है जो कि सेक्शन C में आ गया, यानी 5 अंक वाले क्वेश्चन, जिसका कि लगभग आपको 100 शब्द में उत्तर देना होता है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर है 15 नंबर वाला, बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका उत्तर, लिंग निर्धारण किसी शिशु के जन्म से पूर्व उसके नर अथवा मादा होने की भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है। मतलब शिशु के जन्म से पूर्व उसकी भविष्यवाणी करना कि नर है या मादा, इसी को हम लोग कहते हैं लिंग निर्धारण। अब ये किस प्रकार से होता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि मानव में बच्चे के लिंग निर्धारण निम्नलिखित तथ्य पर होता है। पिता में XY और माता में XX गुणसूत्र होते हैं। इसमें पिता द्वारा दिया गया Y गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करता है। जब पिता पक्ष से X गुणसूत्र सम्मिलित होता है तो यहाँ पर देख सकते हैं लड़की जन्म लेती है, और जब पिता पक्ष से Y गुणसूत्र सम्मिलित होता है तो लड़का जन्म लेता है। यानी जब XX होगा तो लड़की जन्म लेगी, और जब XY होगा तो लड़का जन्म लेगा। आप लोग इसको यहाँ पर संकरण भी करा सकते हैं, संकरण कराकर चित्र टाइप का बना करके दिखा सकते हैं तो और अच्छा होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पर है 16 नंबर वाला क्वेश्चन कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम को लिखे। प्रकाश का परावर्तन क्या है तथा इसके नियम को लिखना है। तो जब प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराती है तो वह प्रकाश किरण दूसरी सतह में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन से?
पहला है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि आपतन कोण आई, जिसे कि हम लोग आई से डिनोट करते हैं, तथा परावर्तन कोण यानी आर हमेशा बराबर होते हैं, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण यानी कोण आई बराबर कोण आर। ये हो गया आप लोग का 16 नंबर का आंसर। इसके बाद आगे है आप लोग का 17 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हैं कि हम जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो जैव विविधता जीवों या स्पीशीज की जीवन की उत्तरजीविका को बनाए रखने में सहायक है। जैव विविधता से ही जीव विषम जलवायु में अपने विभिन्न किस्मों को बचा पाते हैं, अतः हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। अब कहने का मतलब ये है कि अगर हम जीव का संरक्षण ना करें तो एक समय ऐसा आएगा कि वो जीव लुप्त हो जाएगा। जैसे अभी एशियाई चीता है, लुप्त हो चुका है क्योंकि हम लोगों ने उसका संरक्षण नहीं किया। इसी प्रकार और भी जीव लुप्त हो जाएंगे, इसलिए हमें उनका संरक्षण करने की आवश्यकता है। यही था 17 नंबर वाला क्वेश्चन। इसके बाद आगे चलते हैं तो 18 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं कि अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन पाते हैं, क्यों? ऐसा क्यों? तो क्योंकि चांद पर न कोई हवा है, न कोई वायुमंडल है, चांद की सतह पर खाली जगह है। ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता है क्योंकि ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं होती है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन पाते हैं। मतलब मिला जुला कर जो मेन रीज़न इसका हुआ, क्योंकि वहाँ पर निर्वात होता है, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है, इसी कारण से आवाज़ नहीं सुनाई देता है। इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे यहाँ पर 19 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का क्या विशेषताएं हैं? तो समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आप लोग इसे पॉइंट वाइज ही लिखते चलिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। फिर है कि समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होती है, मतलब वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। इसके बाद आगे आप लोग यहाँ पर चौथा में लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, मतलब जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। इसके बाद है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा होता है और समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। मतलब कि आप लोग आईना में जब आप लोग अपना लेफ्ट हैंड उठाइएगा तो आईना में राइट हैंड उठाता हुआ दिखाई देगा। यही होता है पार्श्व परिवर्तित। तो ये था क्लास 8 के बच्चों के लिए साइंस का सेट 1 का सोल्यूशन। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को इसी प्रकार से सोल्यूशन मिलता रहेगा। ये सेट 1 का है, इसके बाद सेट 2 ला दूंगा, इसी प्रकार से सोल्यूशन मिलता रहेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चों को सोल्यूशन मिल सके। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।